खबर सीवान से है, जहां आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। गांव में पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने लाठी डंडे और ईंट पत्थर से हमला किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सीवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना दरौली थाना क्षेत्र के टोका गांव की है। बताया जा रहा है कि बालू लदे ट्रैक्टर का पीछा करने के दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर एक दुकान में टक्कर मार दिया। दुकान के पास मौजूद एक बुजुर्ग की टक्कर से मौत हो गई। उसके बाद लोग आक्रोशित हो उठे और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं 2 पुलिसकर्मी अभिषेक कुमार और एक अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सीवान एसपी पूरन कुमार झा घटनास्थल पर पहुंचे। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। वहाँ पर ट्रैक्टर वाला बालू ढो रहा था, वो गुमटी जिसका था ना, वो गुमटी में घूम कर बैठा हुआ था, उसी में गुमटी में मार दिया, उसी में उसका एक्सीडेंट हो गया। तो आप लोग वहाँ पहुँचे तब तक गाँव वाला हम लोग को पड़ गए। किस चीज़ से हमला किया था? जी कैसे हमला किए हैं लोग? लाठी डंडा ईटा से। आप लोगों पर क्यों मारा लोग? तो पुलिस वाला ये सब करवाया, तो पुलिस वाला कहाँ रहेगा सर? जिनकी मौत हुई उनकी किस गाड़ी से हुआ है? ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर से हुआ था। घटना के बाद आप लोग गए थे वहाँ पे? जी बड़ा बाबू पहुँचे थे। हाँ। उसके बाद हम लोग और फैजल खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उनकी गिरफ्तारी पर 30 जून तक रोक लगा दी गई। पुलिस ने कोर्ट में दाखिल अपडेटेड केस डायरी में उनके दोनों बॉडीगार्ड के हथियार को लेकर गंभीर सवाल उठाए। पुलिस का दावा है कि फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियार के लाइसेंस और परमिट में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। पुलिस के मुताबिक बॉडीगार्ड तालेवर सिंह के जिस हथियार से फायरिंग हुई, उसके बिहार में इस्तेमाल को लेकर वैध परमिट नहीं मिला। यानी हथियार का लाइसेंस तो था, लेकिन बिहार में उसका उपयोग नियमानुसार था या नहीं, इस पर सवाल खड़े किए गए। वहीं दूसरे बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार के हथियार को लेकर भी पुलिस ने आपत्ति जताई है। जांच में सामने आया कि वह जिस हथियार का इस्तेमाल कर रहा था, उसका लाइसेंस उसके पिता के नाम पर जारी हुआ था। पुलिस ने इन दोनों बिंदुओं को केस डायरी में विस्तार से दर्ज कर कोर्ट के सामने रखा है। अब बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां शराब तस्करों का खौफनाक चेहरा सामने आया। शराब से लदी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने घर के दरवाजे पर बैठी एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो सड़क किनारे पलट गई और उसमें रखी शराब की बोतलें बिखर गईं। घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश है। हालांकि चालक और उसके साथी मौके से फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। खबर सासाराम से, जहां केंद्रीय चयन परिषद द्वारा बिहार पुलिस के दूरसंचार एवं तकनीकी संवर्ग की सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई, जिसके लिए जिला प्रशासन की पुख्ता तैयारियों के बीच शहर में कुल 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां लगभग 9,552 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा को पूरी तरह कदाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े नियमों का पालन किया गया, जिसके तहत परीक्षार्थी को जूता मोजा पहनकर और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। कटिहार के गरभेली पंचायत सरकार भवन में पंचायत विकास दिवस के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के खनन एवं भूतत्व और कला संस्कृति विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। आयोजन के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि पंचायतों के विकास को जमीनी स्तर पर परखने के लिए मुख्यमंत्री ने जो रोड मैप तैयार किया है, वह बेहद सराहनीय है। पंचायत विकास दिवस आज पूरे बिहार में हर पंचायत में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने सरकार को पंचायत तक पहुंचाने का काम किया है और इससे आने वाले समय में बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। और आज का जो विषय था महिला हितैषी, तो आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और राज्य के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी ने पूरी तरह से महिलाओं के विकास के लिए सतत प्रयास किया है और आगे भी इनका विकास होगा।
बिहार सरकार की विशेष पहल पर पूरे राज्य में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया, जिसके तहत मुख्यमंत्री से लेकर सरकार के तमाम मंत्री अलग अलग जिलों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी कड़ी में बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश अरवल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक प्रकाश ने जनता को विस्तार से बताया कि सरकार ने इस खास योजना की शुरुआत क्यों की है। ये हमारे देश की इस धरती की धरोहर अब भारत। आप सभी लोग जानते होंगे ग्राम पंचायत में जब कोई योजना बनाई जाती है विकास की, तो सही मायने में देश में जो विकास होता है उस विकास की नींव उसी ग्राम पंचायत में रखी जाती है। जब ग्राम पंचायत के माध्यम से कोई योजना बनती है तो बहुत जरूरी है कि आपकी जो कुछ भी वास्तविक आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के अनुरूप ही ग्राम पंचायत के माध्यम से योजनाओं का निर्माण हो। बिहार में अपराध और अपराधियों को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। मुंगेर में सीएम ने कहा कि बिहार में जो कचरा सफाई का अभियान शुरू हुआ है वो जारी रहेगा। सीएम ने कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, हर हाल में उन्हें बिहार छोड़कर नेपाल जाना ही पड़ेगा। एकदम अस्वस्थ रहिए। बिहार में जो कचरा भगाने का काम किया जा रहा है ना, वो भगाता ही रहेंगे। हम छोड़ नहीं सकते। जो अपराधी है उसको नेपाल जाना ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है। रुकना चाहिए क्या? अपराधी को बचने देना चाहिए क्या? अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं कहे? एकदम अपराधी के खिलाफ कार्रवाई चलता रहेगा। और सीएम सम्राट चौधरी ने मुंगेर में एक बड़ा ऐलान किया। महिलाओं को रोजगार योजना की दूसरी किस्त जल्द जारी की जाएगी। अगले महीने प्रधानमंत्री या गृह मंत्री आ सकते हैं बिहार। सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने पर यह आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर है मुंगेर से, सीएम सम्राट ने यह ऐलान किया है। महिलाओं को रोजगार योजना की दूसरी किस्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 100 दिन के कार्यकाल पूरे होने पर दी जा सकती है। अगले महीने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बिहार आ सकते हैं। अगले ही महीने सम्राट चौधरी की 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं कार्यकाल को लेकर, और इसी मौके पर यह किस्त जारी की जा सकती है। लगभग 1,81,00,000 महिलाओं को हम लोगों ने जीविका के समूह से जोड़ने का काम किया और मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत उनको राशि दिया। अब उनको आगे हम बढ़ा रहे हैं। अब आगे भी दूसरा इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। अगले महीने जब, अब तो कुछ ही दिन बचे हैं, अगले महीने जब कोई हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जब बिहार आएंगे और हमारा 100 दिन भी आपके आशीर्वाद से जब पूरा होगा, तो हम लोगों ने तय किया है कि जो हमारी बहनें आगे बढ़कर काम कर रही हैं और जो महिलाएं छूट गई हैं, उनके खाते में भी राशि देने का काम हमारी सरकार करेगा। साथियों, बड़ी खबर पटना से, जहां 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। 10 सर्कुलर रोड से सामानों के जाने का सिलसिला जारी है। राबड़ी देवी के आवास से सामान कौटिल्य नगर आवास ले जाया जा रहा है। छोटे ट्रक से फर्नीचर, एसी और अन्य सामान कौटिल्य नगर आवास लाया गया। राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम बचा है। 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी आवास के नाम से जाना जाता है, उसे खाली करने का सिलसिला जो है वो जारी है। भवन निर्माण विभाग ने जो अल्टीमेटम दिया है खाली करने का, उसकी जो तारीख है वो उसके अगले 24 घंटे सिर्फ बचे हुए हैं। 29 को जो है जून को ये यहाँ पे खाली हो जाना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ से जो तमाम सामान है वो यहाँ से हटाए जा रहे हैं, और सामान जो है एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पे जो है वो लाया जा रहा है। आपको बता दें कि राबड़ी आवास से जो सामान है वो कुछ कौटिल्य नगर स्थित जो नया मकान बना है वहाँ ले जाया जा रहा है। कुछ सामान जो है एक पोलो रोड जो तेजस्वी का आवास है वहाँ पे रखा गया है, और कुछ सामान जो हैं वो जो गोला रोड स्थित वहाँ पे जो मकान है
गौशाला भी उनके बड़ा है लालू प्रसाद यादव का, वहाँ पे सामान जो है वो रखे जा रहे हैं। माना अभी भी जो है यहाँ से पिकअप वैन से यहाँ पे फर्नीचर, यहाँ से एसी, तमाम सामान जो है वो यहाँ से ले जा रहा है और दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे पहले कि जो 39 हार्डिंग रोड जो बंगला है उन जो सरकारी रूप से जो आवंटित हुआ है वहाँ पे काम लग रहा है, क्योंकि राबड़ी देवी ने आवेदन दिया था। उन्होंने कहा था कि जो लालू प्रसाद यादव की जो तबीयत है वो ख़राब रहने के कारण ऊपर नहीं चढ़ सकते, नीचे में जो है एक मकान बनाया जाए ताकि इन्फेक्शन होने का डर है। तो वहाँ पे भी मकान जो है वो लगभग तैयार है। देखना होगा कि राबड़ी देवी जो है यहाँ से निकल कर क्या कौटिल्य आवास जाती हैं या फिर 39 जो हार्डिंग रोड है वहाँ पे जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग से रजिस्टर्ड चार्ट जो है वो मांगा है कि यहाँ पे जो सरकारी सामान है उसकी सूची क्या क्या है, ताकि उन तमाम सामानों से मिलान करके जो है वहाँ पे छोड़ा जाए और बाकी उनके जो सामान है वो यहाँ से ले करके निकले। क्योंकि यहाँ से जब आवास छोड़ेंगी उसके बाद कोई किसी भी ढंग के जो सवाल पैदा ना हो, इसे देखते हुए ये एहतियात जो है वो बरता जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और गोपालगंज पहुंचे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जुलाई महीने से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में व्यापक जांच अभियान शुरू किया जाएगा। शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी स्कूलों में पहुंचकर पठन पाठन, शिक्षकों की उपस्थिति और शैक्षणिक गतिविधियों की जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ शिक्षक स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराने के बाद बिना पढ़ाए गायब हो जाते हैं। ऐसे मामलों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि औचक निरीक्षण के दौरान यदि कोई शिक्षक हाजिरी बनाकर अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि लगातार लापरवाही करने वाले शिक्षकों की सेवा भी समाप्त की जा सकती है। शिक्षा मंत्री ने दो टूक कहा कि बिहार के सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। खबर महाराष्ट्र से, जहां टीटी पेपर लीक के बाद परीक्षा के अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी जांच के आदेश दिए, जिसकी अगुवाई ठाणे के ज्वाइंट सीपी पंजाब राव उगाले करेंगे। मामले में पुलिस ने भिंडवी के कोनगांव क्षेत्र के 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया और टीटी के 4 क्वेश्चन पेपर, सेट, डेबिट और क्रेडिट कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि पेपर के बदले करीब 1.5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। इस मामले में मुख्य सरगना फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। महाराष्ट्र में टीटी परीक्षा का पेपर लीक मामले में बिहार का नाम जुड़ रहा है। बताया जा रहा है कि समस्तीपुर का विजेंद्र गुप्ता ही इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, जो विद्यापति नगर का रहने वाला है। पुलिस ने विजेंद्र के 3 और साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 1.5 करोड़ से इस पेपर को बेचने की तैयारी थी। विजेंद्र गुप्ता करीब 25 साल पेपर लीक का नेटवर्क चला रहा है और बिहार पुलिस पिछले 4 साल से उसकी तलाश कर रही थी। बिहार पुलिस जिस परीक्षा माफिया को फरार मान रही है, उसने आज महाराष्ट्र में होने वाली टीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करा दिया है। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद हड़कंप मच गया है और बिहार पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में टीटी 2026 की आज परीक्षा होनी है और इससे पहले जो लीक कांड हुआ है, इसके बाद हड़कंप मच गया है और मास्टरमाइंड बिहार के समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर प्रखंड के शेरपुर गांव का रहने वाला विजेंद्र गुप्ता है। महाराष्ट्र पुलिस ने विजेंद्र के 3 साथियों बिहार के राजीव शॉ, आकाश कुमार और हरियाणा के धीरज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों दिल्ली से टीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र लेकर महाराष्ट्र के भिवंडी पहुंचे थे। वो इसे करीब 1.5 करोड़ रुपए बेचने की तैयारी कर रहे थे। शनिवार को महाराष्ट्र पुलिस को इसकी सूचना मिली। इसके बाद पुलिस उपायुक्त पवन बंसोड के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। 25 साल से पेपर लीक का लगातार नेटवर्क चला रहा विजेंद्र गुप्ता। पटना पुलिस जिस विजेंद्र को 4 साल से गिरफ्तार नहीं कर सकी, वह देश भर में पेपर लीक कराने के नेटवर्क को आज चला रहा है। महाराष्ट्र टीटी का प्रश्न पत्र लीक कराने वाला विजेंद्र गुप्ता पहले से कई मामलों में आरोपी भी रहा है। विजेंद्र करीब
25 वर्षों से परीक्षा माफिया के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इससे पहले दिल्ली से भी इसका तार जुड़ा था और दिल्ली से पेपर लेकर ये सभी पहुंचे थे। 1.5 करोड़ में बेचने की तैयारी थी। बता दें आपको, पिछले कई वर्षों में देश की कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक मामलों की जांच के दौरान बार बार जो एक नाम का चर्चा आया, वो नाम है विजेंद्र गुप्ता का। और मीडिया रिपोर्ट और एजेंसियों की माने तो बिहार के समस्तीपुर जिले से जुड़े विजेंद्र गुप्ता का नाम बीपीएससी शिक्षक भर्ती, नीट यूजी, ओडिशा एसएससी और हाल में महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक में सामने आ गया है। हालांकि अब इस लीक कांड के बाद बिहार पुलिस का एक्शन क्या होता है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने साफ तौर से नाम उजागर कर दिया है कि विजेंद्र गुप्ता जो बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है, उसने ही परीक्षा से पहले पेपर लीक करा दिया है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और विजेंद्र गुप्ता समस्तीपुर के विद्यापति नगर क्षेत्र के मऊ शेरपुर का रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार जो विजेंद्र गुप्ता है, पिछले कुछ सालों से अपने घर में नहीं रह रहा था। पटना और देश के अन्य क्षेत्रों में रहने की बात उसकी सामने आ रही। विजेंद्र गुप्ता का नाम बीपीएससी शिक्षक भर्ती, नीट यूजी और ओडिशा एसएससी, हाल में महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक जांच में सामने आया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार। महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद एक बार फिर समस्तीपुर का नाम सुर्खियों में है। बताया जाता है कि उस पेपर लीक कांड से जो जुड़ा है और उसका जो मास्टरमाइंड है वो समस्तीपुर का रहने वाला है। नाम विजेंद्र गुप्ता, समस्तीपुर जिला के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के शेरपुर मऊ इलाके का रहने वाला है और पिछले कुछ सालों में हुए पेपर लीक की घटना में ये नाम काफी सुर्खियों में रहा है। विजेंद्र प्रसाद गुप्ता उर्फ विजेंद्र गुप्ता का नाम बिहार के बीपीएससी शिक्षक भर्ती के पेपर लीक, ओडिशा एसएससी के पेपर लीक कांड और नेट यूजी जैसे बड़े प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी जुड़ा रहा है। एक बार फिर जब महाराष्ट्र के जांच एजेंसियों के द्वारा 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, तो उसके बाद फिर विजेंद्र गुप्ता का नाम मामले में सामने आया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार पुलिस और जांच एजेंसी विजेंद्र गुप्ता तक पहुंच पाती है या नहीं। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और खबर मधेपुरा से, जहां मुरलीगंज में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के शिष्टमंडल ने पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा से मुलाकात की और रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। प्रतिनिधि मंडल ने डेमू ट्रेनों का विस्तार और कई नई एक्सप्रेस चलाने की मांग की। इस पर जीआरएम ने कहा कि अधिकांश मामले रेलवे बोर्ड इस तरह से स्वीकृत होने वाली हैं। उन्होंने मांगों को संबंधित स्तर तक पहुंचाने और यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। अब तो सकारात्मक ही कहा जाएगा। जैसे प्लेटफार्म ऊंचा करने की मांग जो बहुत पहले से चली आ रही है, उसके संबंध में उन्होंने बताया कि ये टेंडर हो चुका है, काम अविलंब शुरू होगा, आपको धरातल पर नजर आएगा। पेयजल की जो समस्या है उसके संबंध में डीआरएम महोदय का कहना हुआ कि वह जब तक प्लेटफार्म ऊंचा नहीं होता है तब तक उसमें काम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। कुछ बुनियादी बातों को लेकर जैसे पेयजल, बाथरूम, वेटिंग रूम वगैरह की बातें की गई और लंबी दूरी की ट्रेनों को नियमित करने के बारे में बात की गई। और सच्चाई ये है कि अभी तक डीआरएम साहब से हमारी ये तीसरी या चौथी मुलाकात होगी कि एक उम्र थी कि जादू पे यकीन था, एक उम्र ये है कि हकीकत पे भी यकीन नहीं है। और सच्चाई यही है, बार बार आश्वासन मिलते रहे हैं लेकिन जमीनी स्तर पर हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। मुजफ्फरपुर के मुसहरी थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां छोटे भाई पर अपने सगे बड़े भाई की हत्या का आरोप लगा। घटना मनसाही गांव की है, जहां आज सुबह किसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर छोटे भाई अशोक महतो ने घर में रखे मसाला पीसने वाले पत्थर से बड़े भाई संतोष महतो के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मझला छोटा चाचा और मझली चाची है, वो अशोक महतो है। हाँ, एगो चाची के नाम इंदू देवी है। संतोष महतो। ऐसे हुआ जैसे कि दोनों देवर और भौजाई मिल के तब इसको मारा है, पूरा रात इसको मारा है। लास्ट में जब तक ले प्राण नहीं गया तब तक ले दोनों छोड़ा नहीं, यही दोनों मतलब मार दिया है। हाँ, अपना सागा भाई है, ये बड़ा था, छोटा वाला मिल के मारा है। वो जमीन के चलते लफड़ा हुआ था। मुशहरी थाना क्षेत्र के मनसाही नवादा गांव है, जिसमें आज सुबह सूचना मिली कि एक संतोष महतो नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। उस सूचना का सत्यापन जाकर किया गया तो पता चला कि उनके भाई अशोक महतो द्वारा ही आपसी झगड़ा में सिलवट लोढ़ा जोड़ता है, लोढ़ा से मार दिया गया था, जिससे वे गिर गए और इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही साथ इनको अशोक महतो को भी डिटेन किया गया है। अभी प्राथमिकी के लिए आवेदन नहीं मिला है। और पटना के खगौल में चोरों ने एक बार फिर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। नगर परिषद अध्यक्ष सुजीत कुमार के घर के बाहर खड़ी कार देर रात चोरी हो गई। खास बात यह है कि गाड़ी पर बिहार सरकार का बोर्ड भी लगा हुआ था। बताया जा रहा है कि कार शंभुनाथ राय की है, जो नगर परिषद अध्यक्ष के बहनोई हैं। घटना की सूचना मिलते ही खगौल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, साथ ही चोर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो चोर होता है, अब उसकी हिम्मत के बारे में तो हम लोग को आकलन करना बड़ा मुश्किल है। गाड़ी चूँकि रात में 8 बजे गैराज में लगाया गया था, चाबी घर के अंदर था और करीब 3 बजे की ये घटना है। रात की 3 बजे एक गाड़ी को बगल के एक सीसीटीवी कैमरा में देखा गया है कि वो गाड़ी एक स्विफ्ट डिजायर करके गाड़ी आई है और पीछे से मोड़ करके गई है। भाई गाड़ी नहीं है, सीसीटीवी कैमरा पे आगे लगा हुआ है, उसमें स्विफ्ट डिजायर गाड़ी नंबर नहीं पता चल रहा है, उसका घुमा है आगे से। उसके बाद इसी रोड से लेकर के अज्ञात लोगों ने गए हैं। गाड़ी कहीं सीसीटीवी में हमने दिखाई दिया नहीं, कभी तक तो कहीं नहीं दिखाई दिया। खबर भागलपुर से, जहां सबौर में 2 दिवसीय आम समागम का शुभारंभ किया गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने वर्चुअली उद्घाटन किया। समागम में देश के 10 राज्यों से आए किसानों ने करीब 1000 किस्म के आम प्रदर्शित किए। कार्यक्रम के लिए लगभग 2000 किसानों ने पंजीकरण कराया था। कार्यक्रम में उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित भी किया गया। बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री संजय सिंह ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पीड़ित परिवार की सीबीआई जांच की मांग पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जा रही है और सरकार की तरफ से पहले ही आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई। मंत्री ने साफ तौर पर आश्वस्त किया है कि जांच रिपोर्ट आते ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उनका मानना है कि रिटायर्ड जज बेहद निष्पक्ष और बेहतर तरीके से जांच कर रहे हैं। सबसे बड़ा जांच जो है वो माना जाता है कि न्यायाधीश का जो जांच होता है वो सबसे अच्छी जांच होती है और सबसे बड़ी जांच होती है। और हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस घटना के बाद जिस प्रकार से लगातार इस घटना का संज्ञान ले रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान लेकर और तुरंत इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द जब जाँच होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। 5 गोली लगी है। 5 गोली जो मामला जो देखिए 5 गोली जो लगने की बात आई है, मैंने अब कहा ना कि जिस समय ये जांच होगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर एक अपने भाषण में और हर एक समय उन्होंने कहा है कि इसमें जो भी दोषी लोग पाए जाएंगे उन दोषियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई निश्चित रूप से करेगी।